नमस्कार मित्रों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आपको पता है जैसा कि हमने पूरा ठेका उठा लिया है, एक तरह से आपको सिलेक्शन दिलाने का मित्र। यह सेशन आपके डीएलएड के लिए ही नहीं, आपके सुपर टेट, यूपी टेट जहाँ पे भी आपको साइंस आता है, जिस भी पेपर में साइंस आता है, आप वहाँ पे भी इसको देख कर जा सकते हैं मित्र। हमने इससे पहले कल वाला अगर आपने संडे वाला कल का वीडियो देखा होगा तो उसमें प्रकाश का चैप्टर का पूरा मैराथन दिया था। आज उसी प्रकाश के चैप्टर पे पूर्ण यानी पूरी तरीके से मैराथन ऑब्जेक्टिव है मित्र। एक-एक टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे, एक-एक टॉपिक पर हम लोग मैराथन करते हुए उसके क्वेश्चन करेंगे दूसरे दिन। इस तरह से अब हम चलेंगे क्योंकि हमने साइंस विधिवत कंप्लीट कर लिया है बोर्ड पर आकर। तो सारी सारी चीज़ें मित्र इसी वीडियो से आने वाले हैं, इतना मान के चलिएगा। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं ना, जब चलना ही है, तो पहले हमें पता हो कि कठिन है राह, तो क्यों ना हम लोग अपनी मजबूती को, अपनी दृढ़ मजबूती को, अपने दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते चलें। चाहे जो भी राह आए, चाहे जो भी मंजिल हो, उस पे चलने के लिए संकल्प पहले उठाना पड़ता है मित्र। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। चाहे आप डीएलएड में बैठिए इस सेशन को देख के, चाहे आप यूपी टेट में बैठिए, चाहे सुपर टेट में बैठिए या फिर कहीं भी बैठिए मित्र, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। हम दावा करते हैं और आपके सारे प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। जैसा कि पिछले वाला जो सेशन था मैराथन का, हमने दे दिया था पीडीएफ। तो आप जो बच्चे थे नहीं थे भैया, जो नहीं जुड़े हैं वो नहीं डाउनलोड कर पाएँगे। इस वजह से बोल रहे हैं सभी लोग फटाफट करेंट हेवन नाम से टेलीग्राम पे सर्च करें, आ जाएगा, उसको जॉइन कर लें। अन्यथा जो 9 बजे डेली क्लास आता है उसको देखें, उसके नीचे आपको पिन किया हुआ मिल जाएगा। आप वहाँ से जॉइन कर लीजिए टेलीग्राम। चलिए, इसमें आंसर भी दिया है तो कोई बात नहीं, आप लोग पूरा बिल्कुल भी अपने मानसिक संतुलन बनाकर इसका जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, सभी ने किया है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? आप देखिए मित्र, दूसरा इसका राइट आंसर होगा प्लांक। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा है। ठीक है, आइंस्टीन आपको पता है मित्र, ई इक्वल टू एमसी स्क्वायर का सूत्र दिए थे। न्यूटन बाबा ने जी के बारे में बताया था और फैराडे ने पता है मित्र विद्युत के बारे में बताया था। ये सारी चीज़ें आपको पता है, हमने बता रखा है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है भाई? यहाँ पर उत्तर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उत्तर देखिए क्योंकि हम इस वजह से बनाया ही है हमने ऐसा कि आपको पीडीएफ में इसका उत्तर सहित मिले, जिससे कि आप प्रॉब्लम में नहीं आएँ। तो बादलों का रंग कैसा होता है भाई, किसके कारण से एक तरह से होता है? तो बता देंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, हमने बताया है डिटेल में। डिटेल वाला क्लास आप देख लीजिए भाई, क्योंकि धूल कण के कारण पूरा का पूरा फैलता है जब, तो उसकी वजह से हमारे जो प्रकाश का रंग होता है या फिर बादल का रंग होता है नीला दिखाई देता है, या फिर पानी का रंग नीला दिखाई देता है। लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है भाई? लेंस का बनाने के लिए भैया मिट्टी का यूज़ होता है क्या कभी? नहीं ना, पानी का भी यूज़ होता है, प्लास्टिक का भी, काँच का भी। इसका राइट आंसर 1 होगा। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न चौथे नंबर का, लेंस में नाभि नाभि बिंदु अथवा फोकस पॉइंट और दृष्टि केंद्र या ऑप्टिक सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं मित्र? बता देंगे फोकल लेंथ या नाभि लंबाई कहते हैं मित्र। याद रखिएगा मित्र, सुबह एक मित्र जीके का क्वेश्चन आता, जीके का एक टॉपिक आता है, डेली आता है, ग्रुप डी के लिए या फिर सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप उसे लीजिए जिससे कि आपको आगामी किसी भी एग्जाम में बैठें तो कोई भी आपको दुविधा ना हो, आप आराम से उसको कैरी ऑन कर सकें। ठीक है, उसका भी पीडीएफ हम देते हैं। और मित्र आज 3 बजे से महामैराथन आने वाला है मैथ का, जो आयु वाले प्रश्न हैं सभी बच्चों के लिए, चाहे वो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हों, चाहे सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हों, चाहे यूपी टेट देने वाले हों, चाहे सुपर टेट देने वाले हों, सभी के लिए अब हम टॉपिक वाइज मैथ लेकर आएंगे क्योंकि बेसिक मैथ खत्म हो चुके हैं डीएलएड के। तो हर एक टॉपिक लेंगे हम। ठीक है, तो आप लोग सारा सेशन फॉलो करिए और प्लीज़ रिक्वेस्ट है, सारा सेशन आपको यूपी टेट का भी पूरा कंप्लीट कोर्स करा दिया गया है, चैनल के प्लेलिस्ट में आकर आप देख लीजिए। सारे सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, एनवायरमेंट हो, मैथ हो, हिंदी हो, सीडीपी हो, सब कुछ पढ़ा हुआ है। प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों से टकरा के कारण होने 1 मिनट, टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? तो टिंडल प्रभाव कहते हैं। मित्र पता है कि नहीं? हमने बता रखा है आपको। चलिए छठे नंबर का प्रश्न देखिएगा। देखिएगा मित्र, छठा और सातवां दोनों का जवाब दीजिए। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी भाई। आपको बता दिया गया है मित्र, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया, मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। आपने बेसिक क्लास देखा होगा तो फटाफट बता देंगे, जो मुख्य अक्ष के समांतर आता है वो फोकस से होकर जाता है, और जो फोकस से होकर आता है वो मुख्य अक्ष के समांतर जाता है। तो इसमें बोला गया है अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, कोई भी लेंस हो, अगर मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें आती हैं तो अपवर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएंगी। जाहिर सी बात, इसका राइट आंसर ए होगा छठे का। सातवां देखिएगा, वस्तुओं वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती, भाई जो वस्तुएं अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करते हैं उनको क्या कहते हैं? उसको चमकदार वस्तुएं कहते हैं, यानी कि उसको अदीप्त वस्तु कहते हैं मित्र। प्रदीप्त वस्तु कहते हैं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पादन करते हैं। जो स्वयं प्रकाश नहीं उत्पन्न करते उन्हें क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, है ना? ये तो बताया गया है। हरे घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि, क्योंकि मित्र हरे घास का रंग, हरा जो घास होता है वो हरा रंग को ही केवल
परावर्तित करता है और सारे किरणों को सोख जाता है। इसमें इसका राइट आंसर ए होगा। फटाफट आंसर दीजिए, कोई भी डिले नहीं, हम फटाफट चलेंगे अब। ठीक है मित्र, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रश्न है। किस वर्ष में ओले रोमर, इनका पूरा नाम था ओले रोमर, ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? इन्होंने मापा था मित्र, प्रकाश की खोज नहीं हुई थी, याद रखना, प्रकाश की गति मापी गई थी रोमर द्वारा। इसका आंसर क्या होगा? बी, 1676। बताना किसका जन्म हुआ था 1676 में। सितारों के चमकने के पीछे क्या सिद्धांत होता है मित्र? सितारों के चमकने के पीछे यही ना सिद्धांत होता है भैया, अपूर्णांक। अपूर्णांक होता है, क्योंकि हमारी इन्वायरमेंट में बहुत सारे लेयर हैं। अगर हम ऊपर से ऊपर स्टार चमक रहा है तो नीचे आने में उसको कई लेयर से गुजरना पड़ेगा। इसमें स्टार रियल में चमकते नहीं, हमको चमकदार दिखाई देते हैं अपूर्णांक के कारण, याद रखना मित्र। इसका राइट आंसर ए होगा। यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपूर्णांक लगातार बदलता है। इसके फलस्वरूप सितारा की छवि की स्थिति समय के साथ बदलती दिखाई देती है, हमें प्रतीत होती है, रहती नहीं है रियल में, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य के रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरुआत हो जाता है, क्यों शुरू होता है? क्योंकि मित्र आपको पता है कपड़े का जो लाल रंग है वो केवल लाल में लाल दिखेगा और सफेद में लाल दिखेगा, और बाकी कलर हैं जो, उसमें क्या होगा मित्र, वो पूरा लाल को अवशोषित कर लेता है। भैया नीला कलर दिख रहा है, नीला इस वजह से दिख रहा है क्योंकि वो लाल को अवशोषित किया हुआ है, इस वजह से नीले कलर में लाल का कलर हमें काला दिखाई देगा। इस बात को याद रखना, जो काला वस्तु दिखाई देता है इसका मतलब साफ-साफ है कि वो सारे किरणों को अवशोषित कर लेता है। जो वस्तु सफ़ेद दिखाई देता है इसका मतलब साफ-साफ है वो सारे किरणों को फैला देता है, यानी कि वापस कर देता है, परावर्तित कर देता है। याद रखना मित्र, इस वजह से सूर्य की रोशनी के हरे रंग का जो वस्तु दिखता है सूर्य की रोशनी में, वह अगर उसमें कहा जाए कि भई लाल वस्तु क्यों काला दिखने लगेगा उसमें, तो बता देंगे क्योंकि लाल को अवशोषित कर लेता है, केवल हरे को परावर्तित करता है। ठीक है? नेक्स्ट, आवर्धक नेक्स्ट मित्र देखिएगा, आवर्धक शीशा होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, वो क्या होता है, किसका बना होता है? उत्तल लेंस का बना होता है, साफ साफ आवर्धक जो होता है वो उत्तल लेंस का बना होता है। नेक्स्ट 13 नंबर का प्रश्न, सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? तो बता देंगे प्रिज्म विभाजित करता है मित्र, हमने बताया है श्वेत प्रकाश की किरणें आती हैं, प्रिज्म पर गिरती हैं तो 7 रंगों में बढ़ जाती हैं। जो बैगनी किरण होता है सबसे तेज फैलता है क्योंकि उसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है, उसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है, उसकी जो विवर्त आवृत्ति उसकी आवृत्ति भी सबसे अधिक होती है, इस वजह से वह कम ट्रैवल कर पाता है। सबसे अधिक ट्रैवल करने वाला यानी सबसे अधिक तरंग-दैर्ध्य रखने वाला मित्र क्या होगा आपका बता देंगे? लाल किरण मित्रों, है ना? चलिए नेक्स्ट 14 14 और 15 देखिए, एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल हैं, कौन-सा शामिल है बता देंगे? एक छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस शामिल होंगे मित्र, याद रखना साधारण आवर्धक ग्लास में क्या शामिल होता है? तो बताएंगे छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। 15 नंबर का प्रश्न, एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है भाई? हमने बताया था मित्र रिफ्रैक्शन का यानी अपवर्तन का मित्र, इसी कारण से हमको पता है भाई कि अपवर्तन के कारण ही मछलियाँ ऊपर दिखाई देती हैं थोड़ी-सी, और पानी अगर डंडे को पानी में डालें तो डंडा थोड़ा-सा टेढ़ा दिखाई देता है। ऐसा होता है, सिक्का थोड़ा-सा ऊपर दिखता है पानी में। ये सब अपवर्तन के कारण होता है मित्र, याद रखना है आपको। सूर्य अपने समय से पहले और समय के बाद डूबता हुआ समय डूब जाता है, उसके पहले भी हम डूबने के बाद भी हमें दिखाई देता है और समय उगने से पहले भी दिखाई देता है। इस ये कारण भी अपवर्तन का है मित्र, याद रखना है हमें। नेक्स्ट, निम्न में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है? हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं भाई? हीरे की चमक में क्या कभी आपने सुना है अपवर्तक सूचकांक का योगदान हो? बताइए। अपवर्तक सूचकांक लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो कोई सवाल ही नहीं है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका। कितना होता है हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक? 2.42 या फिर 48 के आसपास में होता है मित्र हीरे का अपवर्तनांक। याद रखेंगे हीरे का अपवर्तनांक ज़्यादा होने के कारण ही प्रकाश इसमें जब आता है तो मित्र क्या होता है, वह उसकी स्पीड क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है क्योंकि उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। जिसका भी अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की स्पीड कम होगी, याद रखना है मित्र हमें। ठीक है ना? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा मित्र, क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट, वायु के सापेक्ष निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक क्या होगा मित्र? यही तो बताया गया भाई, वायु का सूचकांक क्या होता है? अपवर्तनांक सूचकांक मतलब 1.08 हमने बता रखा है। जल का कितना होगा मित्र? जल का वायु का 1.08, जल का कितना होगा? जल का बताइए मित्र 1.333 होगा। अगर बोला जाए निर्वात में प्रकाश की चाल होती नहीं, निर्वात में मतलब 0 होता है। याद रखिए निर्वात में प्रकाश चलता ही नहीं है। अगर हीरे की बात करेंगे मित्र 2.48 या फिर 2.42 कहीं-कहीं मिलता है। अगर बात करेंगे मित्र आपको केरोसिन ऑयल का तो बता देंगे 1.44 होता है वर्तमान केरोसिन ऑयल में। अगर बात करेंगे ग्लास में तो 1.5 बताएँगे। इस तरह से सब हमने आपको बता रखा है। नेक्स्ट, 18 और 19 इनमें से कौन-सी गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है? गर्मी के प्रवाह से संबंधित रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता है। याद रखना कंडक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव होता है, कनेक्टिविटी होती है, लेकिन रिफ्रैक्टिव नहीं होता। रिफ्रैक्टिव क्या होता है भाई?
रिफ्रैक्टिव मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इससे क्या मतलब है? कुछ नहीं लेना देना इससे। राइट आंसर बी होगा। निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहते हैं? भैया 19 नंबर का प्रश्न देखिए कि निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं मित्र, याद रखना इसको। नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब अपवर्तनांक, इस तरह भी लिखा आ सकता है मित्र, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, याद रखना मित्र, धुरंधर बना के छोड़ेंगे, धुरंधर, एक भी प्रश्न गलत नहीं करके आओगे आप किसी भी एग्जाम में। किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तनांक सूचकांक हमेशा होता है, किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक कितना होता है? 1 से अधिक होता है मित्र। आपने देखा 1.008 होता था वायु का, अब 1 से कम होने का कोई सवाल ही नहीं है। वायु है, सबसे हल्का है मित्र। अगर बात करेंगे निर्वात में प्रकाश चलता है नहीं, तो निर्वात में प्रकाश का वेग होता ही नहीं है, 0 होने का कोई सवाल ही नहीं है। रात के समय तारों का टिमटिमाना किसके कारण से होता है मित्र? हमने बता रखा है बहुत बार, अपवर्तन के कारण होता है। लेयर बहुत होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में ना, कौन-कौन से लेयर होते हैं? 5 लेयर होते हैं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। यानी कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, फिर उसके बाद मित्र मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल, इस तरह होते हैं ना। 22 नंबर का प्रश्न देखिएगा, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती है तो वह झुकती है, किधर झुकती है? मतलब हमने बता रखा है मित्र, अगर सघन से विरल में आती है तो वह अभिलंब से दूर जाएगी, अगर विरल से सघन में आती है तो अभिलंब के तरफ मुड़ेगी। अगर सघन से विरल में तो अभिलंब से दूर, अगर सघन से विरल में तो अभिलंब से दूर, यानी कि अब विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की तरफ झुकेगी मित्र, याद रखना मित्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, अभिलंब से दूर और तीव्र गति से जाएगी। जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? विरल माध्यम से, इस बार सघन माध्यम में आ रहा है, विरल से सघन में आ रहा है, सॉरी सघन से विरल में आ रहा है। जब सघन से विरल में आएगा तो इसकी गति तेज होगी, जाहिर सी बात है इसकी गति तेज होगी, यानी कि बढ़ती है मित्र, याद रखना इसका प्रभाव, यानी इसकी गति बढ़ जाती है और यह क्या होता है? अभिलंब से दूर चलता है, यानी कि सघन से अगर विरल में आएगा तो अभिलंब से दूर जाएगा। नेक्स्ट, 24-25 बताइएगा फटाफट। किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को कहा जाता है, किसी भी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या कहते हैं मित्र? अपवर्तन कहते हैं। 25 नंबर का प्रश्न देखिएगा, वायुमंडल अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितने मिनट की देरी होती है मित्र? सूर्योदय और सूर्यास्त में तो बताएंगे 2 मिनट का अंतर होता है ना। अपवर्तन के कारण सूर्योदय जो होता है और सूर्यास्त जो होता है लगभग 2 मिनट का अंतराल होता है। नेक्स्ट, 26 नंबर का प्रश्न देखिए, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो यह तेज तथा क्या नॉर्मल से दूर झुकता है मित्र, याद रखना। जब प्रकाश सघन से विरल में आता है तो नॉर्मल से दूर जाता है, न कि पास आता है, याद रखना। नेक्स्ट, 27 नंबर का देखिएगा, निम्न में से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थों के अपवर्तक सूचकांक के सही आरोही क्रम को दर्शाता है? मित्र, अगर आपको लग रहा है तेज है ना, तो इसको आप 2 से 3 बार देखिए इस वीडियो को, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा इस टॉपिक से, प्रकाश के टॉपिक से। इसी प्रकार से हम विद्युत भी करेंगे, इसी प्रकार से ध्वनि भी करेंगे। वैसे हमने खत्म कर दिया है सारा का सारा, फिर उसके बाद बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे मित्र। आपके पेपर तक आपको धुरंधर बना देंगे, चाहे जो भी पेपर हो, चाहे सुपर टेट में बैठिए, चाहे यूपी टेट में बैठिए, चाहे डीएलएड में बैठिए। नेक्स्ट देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा मित्र? 27 का बर्फ, केरोसिन, बेंजीन और सेंधा नमक, इस तरह से क्रम है इसका, बाएं से दाएं तरफ। अपवर्तक सूचकांक का सही आरोही क्रम में बताना है मित्र ना, तो बाएं से दाएं। सबसे जो कठोर इसमें क्या है? बर्फ है, फिर केरोसिन है, फिर बेंजीन है, फिर सेंधा नमक है, इस तरह से बता देंगे। नेक्स्ट, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है? तो बताना है निम्न में से हवा का अपवर्तनांक सबसे कम है, हीरे का अपवर्तनांक 2.48 होता है, इस तरह से बताएंगे। तेल, अगर एक केरोसिन तेल है इसका मतलब इसका अपवर्तनांक 1.44 है मित्र, लगभग अराउंड 1.44 से थोड़ा सा अधिक होता है पेट्रोल का, इस तरह से याद रख लेंगे। 29 नंबर का प्रश्न का आंसर दीजिए, जब बिंदु, सभी लोग लिखिए 29 का ए बी सी डी, इस तरह से करके बताइए। अगर पहला था क्वेश्चन तो पहले का ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है, पूरा भर डालिए, है ना। आप लोग देखते चलिए, बस बस देखते चलिए, कुछ भी उसी से कोई बात नहीं करेगा, बस देखते चलेंगे। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उसको क्या कहते हैं भाई? जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उसे फोकस कहते हैं मित्र, याद रखना, है ना, मैंने बता रखा है भाई। 30 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर स्थित है? कौन सा दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर स्थित है? तो सी होगा, पोल स्थित होता है ना, प्रतिबिंबित सतह पर वही स्थित होता है। नेक्स्ट, बताइए इसमें कौन सही भाई? हमने बता रखा है एफ इक्वल टू r/2 या फिर r इक्वल टू 2f, एफ इक्वल टू r/2, यानी कि सी सही है इसमें। अगला देखते हैं, 32 नंबर का प्रश्न देखिए, 32 और 33 दोनों बताइएगा। किस स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं? किस स्थिति की बात किया जा रहा है मित्र? आपने बताया था अपवर्तन और परावर्तन सर, दोनों बताया था आपने, तो इसका मतलब दोनों सही होगा भाई, दोनों में यह नियम फॉलो हो रहा था ना भाई, तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगला देख लेते हैं,
के कारण यानी किसके कारण आकाश में तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है? भाई बहुत बार बताया गया है, ये बता देंगे अपवर्तन के कारण वायुमंडल द्वारा प्रकाश का जब अपवर्तन होता है तो उस कारण से हमारे लेयर में बहुत सारे लेयर होते हैं, लेयर के कारण प्रकाश किरणें इधर-उधर लड़ती हैं, लड़ने के बाद हमारे आँख तक पहुँचती हैं। इस वजह से हमें टिमटिमाती हुई दिखाई देती है, इसका राइट आंसर डी। अगला चलिए। बताइए 34, 35 और 36 तीनों बताइए, फटाफट बताइए। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करती है भैया? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करती है, हमने बता रखा है भाई, इसका राइट आंसर बी होगा। परावर्तित किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो होता है क्या होता है भैया? जो हम स्क्रीन पर देख सकते हैं वो वास्तविक होता है मित्र, याद रखना। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा प्रतीत होता है, ये चीज़ हमने बता रखा है। एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई होती है, एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई, उत्तल लेंस की बात किया जा रहा है मित्र, याद रखना उत्तल लेंस की फोकस लंबाई धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस लंबाई ऋणात्मक होती है। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए भाई? वास्तविक आकार देखने के लिए हमें वस्तु को कहाँ रखना चाहिए भाई? बिल्कुल बराबर बने, मतलब कि बिल्कुल सटीक वैसे ही बने, तो मतलब 2f पे रखते थे हम लोग, याद है कि नहीं भाई? 2f पे रखते थे तो दूसरी तरफ 2f पर ही बनता था, उल्टा बनता था, वास्तविक बनता था, है ना? ऐसा बनता था ना? तो 2f याद रखेंगे। अवतल लेंस की नाभि नाभि लंबाई होती है। अवतल लेंस की नाभि लंबाई पूछ रहा है, मतलब साफ-साफ इसका मतलब ये पूछ रहा है कि उसका सी की बात कर रहा है, यानी कि ऋणात्मक होगा भाई, क्योंकि बाएँ तरफ होता है। नेक्स्ट, जब वस्तु को फोकस बिंदु पर रखा जाता है तो अभिसरण अभिसरण लेंस में कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। याद रखना मित्र, जब फोकस बिंदु पर ही रखा जाता है तो कहाँ बनता है प्रतिबिंब? प्रतिबिंब जाकर अनंत पर बनता है ना, तो इसका मतलब राइट आंसर फोकस बिंदु होगा। अगला 40 नंबर का प्रश्न देखिए मित्र, बस सहयोग करते रहिए, हम लास्ट तक चल बने रहेंगे, आपको ये पीडीएफ में दे दिया जाएगा। मित्र सारे क्लास आप रिवाइज करिए, आपसे रिक्वेस्ट है अभी से ही आप तैयारी करिए, आप यह सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बस आपको पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, सारे क्लास रिवाइज करिए, चाहे वो यूपी टेट वाला हो, चाहे यह वाला हो, सब कुछ काम देगा आपको। ये यूपी टेट में भी काम आएगा, सुपर टेट में भी काम आएगा। जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के का F1 और O के मध्य पर होता है तो प्रतिबिंब अविवर्धित, आभासी और सीधा बनता है। अविवर्धित मतलब कि क्या होता है? मतलब बड़ा बनता है भाई। F1 और O के मध्य होता है, 2 F1 पर होगा तो बराबर बनेगा। अगर F1 पर होगा तो भैया बनेगा ही नहीं, अनंत पर जाके बनेगा। परिमित तो होगा ही नहीं, यानी कि अवर्धित बोला गया है ना, अवर्धित और आभासी और सीधा बनेगा। अविवर्धित मतलब कि बड़ा, बड़ा किस कंडीशन में बनता है मित्र? यही यही दोनों होते हैं, जब F और O के बीच में होता है प्रतिबिंब वस्तु, तब हमारा प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा बनता है और आभासी बनता है और अपवर्धित बनता है। मतलब यही तो कंडीशन होता है, मतलब कि एक ही मात्र ऐसा यह दर्पण है कि आभासी बनने का, मतलब आभासी बनने का यही कारण है, और सब तो हमारा वास्तविक बनने का कारण है। ये भी सब वास्तविक, 2f पर होगा तो उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, f पर होगा तो वास्तविक उल्टा बनेगा। लेकिन अगर F1 और O यानी पोल जो होता था उसके मध्य रख देंगे तो हमारा प्रतिबिंब क्या बनेगा? सीधा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, है ना? आभासी बन जाएगा। इस तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट, आभासी और सीधा छवि के लिए दर्पण का आवर्धन चाहिए। आभासी, इसमें दर्पण की बात हो रही है मित्र, याद से पढ़िएगा। आभासी और सीधा छवि बनाने के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए भैया। कैसा होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। दर्पण का आवर्धन कैसा होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए, तभी जाके वो बन पाएगा। नेक्स्ट, अगला देखते हैं। अगर आप सारे प्रश्न कर पा रहे हैं तो आप धुरंधर हो चुके हैं मित्र, याद रखिएगा। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है मित्र? अनुप्रस्थ तरंग है, आपको पता है अनुप्रस्थ तरंगे प्रकाश तरंगे होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे। तो अनुप्रस्थ तरंगे हमेशा और हमेशा मित्र ध्रुवीकरण करती हैं, याद रखना, ध्रुवण उसमें होता है, चमकदार होता है, क्योंकि वह प्रकाश को मोड़ सकते हैं, यानी कि ध्रुवण की घटना हो सकता है, लेकिन ध्रुवण की घटना अनुदैर्ध्य तरंग में नहीं होगा, ये चीज याद रखना। सारी घटना अनुदैर्ध्य में होगा, लेकिन अनुप्रस्थ वाले में केवल ध्रुवण एक एक्स्ट्रा होता है जो कि उसको मोड़ सकते हैं प्रकाश को हम, लेकिन ध्वनि को नहीं मोड़ सकते। नेक्स्ट 43, यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति +2 हो तो क्या है मित्र? मित्र अगर यह प्लस में है तो जाहिर सी बात, हमने बताया था जब क्षमता प्लस में है तो फोकस प्लस में, यदि फोकस प्लस में तो क्षमता प्लस में, अगर क्षमता माइनस तो फोकस भी माइनस, यानी कि यहाँ पे प्लस दिया है तो इसका मतलब उत्तल लेंस होगा। साफ साफ बातें हैं। अगला चलिए, अवतल लेंस के प्रकाशी केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी भैया प्रकाशिक केंद्र से बात कर रहा है मित्र, यानी कि बिना विचलित हुए निकलेगी। अगर कोई भी, हमने बताया था जब सी से निकलेगा कोई प्रकाश किरण तो बिना विचलित हुए निकलेगी, उसी माध्यम से जाएगी, उसी माध्यम से आएगी। लेकिन जब प्रकाश किरण समांतर आती हैं मुख्य अक्ष के तो वो फोकस से होकर जाती हैं, और फोकस से होकर आती हैं तो समांतर होकर जाती हैं। इस बात को हमने बताया था। नेक्स्ट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 44 का ए होगा। 45 का राइट आंसर देखिएगा मित्र, मायोपिया दृष्टि दोष पीड़ित लोगों द्वारा कौन सा लेंस यूज किया जाता है? हमने बताया था मायोपिया मतलब कि निकट दृष्टि दोष, निकट मतलब कि 3 वर्ड है तो 4 वर्ड के पास जाएंगे, 4 वर्ड यानी कि अवतल लेंस, राइट आंसर सी होगा। 46, एक विकार
जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, उसे क्या कहा जाता है मित्र? अगर दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, यानी कि निकट की देख रहा है, यानी कि निकट दृष्टि दोष होगा। निकट दृष्टि दोष का मतलब मायोपिया। इसे मायोपिया दिया है, बिल्कुल दिया है, सी ऑप्शन सही होगा। मायोपिया देखिए इस तरह से हिंदी वाला इंग्लिश वाला हिंदी में लिख कर दे सकता है, तो घबराना नहीं है। हमने सब कुछ पढ़ा रखा है। आपसे बेसिक क्लास नहीं देखे हैं, तो बेसिक क्लास देखिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर वाले बिल्कुल सतर्क हो जाओ भैया, एग्ज़ाम होना तय है। और रिपीटेड वाले इसको फॉलो कर लीजिए भाई, सबको यूपीटेट देना है, इसको देखकर सुपरटेट भी देना है, सब कुछ। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? दूर दृष्टि दोष है भैया, दूर दृष्टि दोष है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना के पीछे। अगर निकट दृष्टि दोष है तो रेटिना के आगे। क्यों? क्योंकि उसकी सिलरी मसल में हमको डैमेज देखने को मिलता है, लेंस को हिला देगा या फिर टाइट कर देगा। अगला, हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा लेंस का उपयोग किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया यानी कि फॉर साइटनेस। फॉर साइटनेस का मतलब दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तर लेंस हमने बताया था। 48 का राइट आंसर सी। अगला 49, दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग। दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। तो मित्र बताया था हमने जरा दृष्टि दोष, यानी कि राइट आंसर मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों उसमें होगा, है ना? जाहिर सी बात है भाई, दोनों होगा तभी तो हम यूज करेंगे उसमें। नेक्स्ट 50 नंबर का प्रश्न मित्र, रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि मित्र उसकी ऊर्जा दक्षता बहुत ज़्यादा होती है, वो कम हीट होकर ज़्यादा प्रकाश देता है ना? तो आप देख सकते हैं वो जलता हुआ, अगर उसके पास हाथ लगाएंगे तो उसमें कम हीट होगा, लेकिन वो जो पहले 100 वाट का बल्ब आता था, 200 वाट का, 150 वाट का, 50 वाट का, तो उसमें अगर आप हाथ लगाएंगे तो बहुत जल जाएंगे अगर उसके आसपास भी हाथ लेके जाएंगे, क्योंकि उसमें फ्यूज हो जाता था और बहुत ज़्यादा, कह लीजिए कि मित्र बहुत, मतलब कि एक तरह से उसका जो प्रकाश होता था काफ़ी ज़्यादा, मतलब 1 महीने, डेढ़ महीने, 50 दिन चलने के बाद फ्यूज़ हो जाता था, बहुत हीट के कारण। और बहुत ज़्यादा बिजली भी खींचती थी, कम प्रकाश देता था। लेकिन अब क्या है? अब इसको जलाइए आप, कम दक्षता यानी कम बिजली में ही बहुत अच्छे से प्रकाश करेगा, है ना? चलिए नेक्स्ट 51 नंबर का प्रश्न देखिए। एक लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन से निकलती है मित्र। देखिए वही प्रश्न बार-बार रिपीट हो रहा है, तो राइट आंसर डी होगा इसका मतलब। जब एक वस्तु को 52 नंबर का प्रश्न देखेंगे। जब एक वस्तु को उत्तल लेंस की 2f1 स्थिति पर रखा जाता है तो छवि का आकार क्या होता है मित्र? कोई परिवर्तित नहीं होता है ना? पूर्ववत होता है, मतलब कि पहले जैसा ही होता है, मतलब 2f1 पे रखा गया है मित्र, यानी कि वक्रता केंद्र पर रखा गया है, तो वही बिल्कुल सेम साइज का होगा। एक लेंस की शक्ति इसकी के व्युत्क्रमानुपाती, लेंस की शक्ति यानी P इक्वल टू 1 अपान में F मित्र, क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती हुआ ना, तो फोकस 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 कहाँ है? फोकस दूरी, फोकस मत करिएगा, फोकस नहीं, फोकस दूरी के मित्र है। ए देखिए दोनों बहुत बझुआ दिया है भाई, तो थोड़ा सा बच के रहेंगे ऐसे प्रश्नों से। डी, अब देखिए इसमें देखते ही हम लगा सकते हैं भाई, -20 सेंटीमीटर आया है। -20 सेंटीमीटर अगर प्रत्येक लेंस की फोकस लंबाई -20 है, तो इसका मतलब उसका जो मित्र, अगर आगे बात करेंगे तो माइनस माइनस देखते ही हम बता देंगे -20 किस में फोकस होता है। माइनस फोकस किसमें होता है भैया? एक तो होगा अवतल में, है ना? एक तो होगा अवतल लेंस में, एक तो होगा अवतल दर्पण में। यानी कि अवतल लेंस में भी माइनस होगा फोकस और अवतल दर्पण में भी माइनस फोकस होगा। यानी कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा मित्र? डी। याद रखना है, फोकस दोनों माइनस होता है और उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस में फोकस प्लस होता है। इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट 55, जो बेसिक क्लास किया होगा वो फटाफट बता रहा होगा, जो कल का मैराथन भी किया होगा वो भी फटाफट बता रहा होगा, सारा प्रश्न हमें पता है। इनमें से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है? बताइए भैया। इसमें से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है? बचवा बता दो फटाफट। 55 का राइट आंसर माइक्रोस्कोप में, याद रखना मित्र, 55 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट 56, गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर हो, उभरी हुई होती है, बाहर की ओर उभरी हुई होती है, कहलाता है परावर्तक, मतलब जहां से प्रकाश किरणें लड़कर फिर चली जाती हैं मित्र। हमने बता रखा है बचवा, कैसा बताया है? ऐसे था, तो परावर्तक यानी कि कलई अंदर होता है तो परावर्तक बाहर होता है। प्रकाश आया लड़कर चला गया, प्रकाश आया लड़कर चला गया भाई। तो बताओ ना मित्र, इसमें कौन सा दर्पण होगा? तो बता देंगे मित्र, उत्तल दर्पण होगा। अवतल दर्पण में कैसा बनता था मित्र? ऊपर की तरफ कलई होती थी, अंदर की तरफ प्रकाश किरणें आते थे, मुख्य फोकस से होकर जाते थे मित्र। आपको पता है कि नहीं मित्र? हमने बताया था। चलिए अगला चलते हैं। 57 नंबर का प्रश्न, एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? बच्चा बता देना है मित्र, अगर एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है तो ध्रुव और फोकस के बीच आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब बनेगा मित्र। याद रखना है आपको, क्योंकि उत्तल दर्पण की बात किया जा रहा है। उत्तल दर्पण में हमेशा और हमेशा मित्र आभासी प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है। तो जाहिर सी बात है मित्र, आप उड़ाते चलो किसको, जहाँ पे वास्तविक लिखा है, पहले वास्तविक यहाँ पे लिखा है काट दीजिए। और मित्र अगर बोलेगा बड़ा, बड़ा तो कभी बन ही नहीं सकता, और उल्टा हमेशा
मतलब बड़ा बड़ा तो बनेगा नहीं भाई उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में बड़ा कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? हमेशा और हमेशा छोटा बनेगा मित्र। कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। तो छोटा प्रतिबिंब यहाँ पर दिया है और समान आकार यहाँ दिया है तो ये नहीं होगा, और छोटा प्रतिबिंब यहाँ पे दिया है तो इसमें सीधा भी दिया है, इसमें आभासी यप पर दिया है, नहीं, यप पर नहीं बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। 20 मित्रों हमने बता रखा है। थिएटर में 3D फ़िल्में देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनने चाहिए भैया, हमने बता रखा है मित्र कैसा चश्मा पहनना चाहिए मित्र 3D फ़िल्म देखने के लिए। मित्र याद रखना हमने बताया था भैया ऐसा चश्मा देखना रखना चाहिए जो महसूस नहीं किया जा सके कि हम 3D देख रहे हैं। यानी कि भैया हमने बताया रखा है कौन सा चश्मा था? उस चश्मे का नाम बताइए। 3D फ़िल्म विशेष रंग से इस्तेमाल करती है जो मानव आँखों द्वारा महसूस नहीं किया जा सकता है। मित्र देखते हैं ना, लगता है कि ससुर आँखों के सामने आके मारा-मारी कर रहे हैं सब, है ना? 3D में। तो चलिए नेक्स्ट। पेरिस्कोप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है मित्र? पेरिस्कोप में साधारण शीशे का प्रयोग किया जाता है। 59 का राइट आंसर ए होगा। 60वां देखिएगा, इनमें से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है मित्र? ऑप्टिकल लेंस स्टेथोस्कोप में नहीं होता है, याद रखना है मित्र आपको। पेरिस्कोप में होता है, टेलीस्कोप में होता है, माइक्रोस्कोप में भी होता है, लेकिन ऑप्टिकल लेंस स्टेथोस्कोप में नहीं होता है। इस बात को याद रखना है मित्र। जल की बूंदों से हमें क्या पता चलता है मित्र? प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन का पता चलता है। इससे कारण ही इंद्रधनुष बनते हैं। इंद्रधनुष कैसे बनते हैं? हमने बता रखा है, जब बारिश होती है, बारिश के तुरंत तदोपरांत तुरंत का तुरंत यानी धूप हो जाता है, तो उसमें धूप जब बारिश की बूंदों से होकर गुजरती है तो जिस तरफ सन होता है उसके विपरीत हमारा मित्र क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है। दो कारण होते थे इंद्रधनुष बनने के। पहला कारण मित्र हमने बताया था अपवर्तन। अपवर्तन दो बार, अपवर्तन दोनों में दो बार होंगे और पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक बार मित्र, याद रखेंगे। और दूसरा जो प्राथमिक जो सेकेंडरी होता था धनुष बनने का, सेकेंडरी जो धनुष बनता था इंद्रधनुष, उसमें क्या होता था? दो अपवर्तन और दो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हमने बता रखा है मित्र। नेक्स्ट। एक में 42 डिग्री का कोण बनता था, 44 डिग्री का, एक 55 डिग्री का। इस तरह से याद कर लीजिए। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से कौन सा रंग कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सबसे कम विचलित होता है मित्र? सबसे कम विचलित कौन होगा भाई? रेड किरण। हमने बताया था क्योंकि तरंग दैर्ध्य इसकी सबसे अधिक होती है मित्रों। हमने बता रखा है बहुत चिल्ला चिल्ला के। 62 का राइट आंसर सी। वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखना और वास्तविक सूर्यास्त से 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखने का कारण क्या है? किसको जिम्मेदार ठहराएंगे भैया आप? तो भैया आप तो साफ-साफ बोलेंगे भैया वायुमंडल प्रतिबिंबित नहीं, इसका राइट आंसर वायुमंडल अपवर्तन ही होगा। अगर बोलेगा प्रकाश किरणें सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखता है और जब सूर्यास्त होता है तब सूर्य लाल दिखता है। इसका कारण क्या है? तो बताएँगे इसका कारण भैया साफ-साफ बताएँ ना। तो मित्रों इसका कारण हो जाएगा कि भैया प्रकीर्णन यानी कि मित्र कह देंगे रेड किरण का जो क्या बोलते हैं वेवलेंथ होता है बहुत अधिक होता है और फैलाव बहुत मतलब बहुत दूर तक ट्रेवल करता है, फैलाव बहुत कम होता है, इस वजह से हमें लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट। गली की पीली लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है मित्र? हमने बताया था भैया सोडियम का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं सोडियम लैंप आता है तो चमक एकदम चमचम चमचम चमकता है मित्र। तो याद रखेंगे 64 का राइट आंसर डी। प्रकाश सबसे अधिक गति से किस में यात्रा कर सकता है? भाई प्रकाश सबसे अधिक गति से निर्वात में यात्रा करता है, लेकिन निर्वात में ध्वनि नहीं करती है, इस बात को याद रखना मित्र। प्रिज्म क्या करता है? प्रिज्म प्रकाश के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में तितर-बितर कर देता है। राइट आंसर सी होगा। यह देखिए राइट आंसर सी, देखिए सी में लिखा है साफ-साफ। यह उसके ज़रिए गुज़र रहे प्रकाश को तितर-बितर कर देगा, फैला देगा भाई, है ना? नेक्स्ट 67 देखिएगा। ऐसी वस्तुएँ जो खुद प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं मित्रों? हमने बताया भैया अप्रदीप्त वस्तुएँ कहते हैं। वही वस्तुएँ जो खुद सॉरी इसमें क्या पूछा है? उत्पन्न नहीं करती हैं। जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएँ। लेकिन जो खुद प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएँ। इस बात को याद रखिए, प्रदीप्त वस्तुएँ वे वस्तुएँ होती हैं जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती हैं। अप्रदीप्त वस्तुएँ वे वस्तुएँ होती हैं जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करती हैं। 68 किस पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होगा भैया? हमने बता रखा है मित्र, इसका बार-बार हमने बताया अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल। जिस माध्यम में पूछेगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल। जैसे हवा में प्रकाश की चाल हमेशा रहेगा। जैसे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, मान लीजिए काँच में प्रकाश की चाल निकालने के लिए बोला है, तो अपवर्तनांक निकालिए। काँच का अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल बटे बटे उस पदार्थ में प्रकाश की चाल। अगर बोलेगा कि भैया सरसों के तेल में प्रकाश की चाल बताइए, तो लिखेंगे सरसों के तेल का अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल बटे सरसों में तेल में प्रकाश की चाल। निकाल लेंगे। सी तो पता है सबको, 3 × 10 की पावर 8, अपवर्तनांक भी पता होगा तो निकाल लेंगे भैया, ना ट्रांसफर करा के बताना मित्र, इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट। किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके क्या भैया इसके प्रकाश घनत्व द्वारा भी व्यक्त किया जाता है मित्र? याद रखना 69 का बी होगा मित्र। सब कुछ पढ़ाया गया है मित्र, हम बहुत खुश हो जाते हैं जब ऐसे प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं जो हमने पढ़ा रखे हैं।
जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो सबसे पहली बात यह बता दीजिए मित्र, जब विरल से सघन में आ रहा है मतलब पहले तो बहुत फ्री भी था, विरल था, बिल्कुल विरल विरल था, इधर उधर घूम फिर ले रहा था, सघन में आ गया, ठूसा ठूसी में आ गया मित्र, इस तरह समझिए। भैया पहले आप जब खुले में चलेंगे तो बहुत अच्छे से चलेंगे, जब ठूसा ठूसी में आ जाएंगे, थोड़ा सा लड़ेंगे भिड़ेंगे, इधर उधर चलेंगे तो आपकी आपका गति क्या होगा, धीमा होगा और आप झुक जाएंगे, आपका एनर्जी ज्यादा लॉस होगा। इस तरह से मित्र, तो बताइए इसमें गति क्या होगी भैया, गति कम न होगी, तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट, एक माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक 1.5 है, मतलब कांच की बात कर रहा है, में प्रकाश की गति बता दीजिए मित्र। तो हमने बार-बार बताया है मित्र, आपको कैसे बताया है मित्र? देखिए, सी बटे के पदार्थ में प्रकाश की चाल बराबर अपवर्तनांक, ये अपवर्तनांक दिया है 1.5 और प्रकाश की चाल पता है, इसको इधर लेकर आइए, इसको इधर लेके जाइए ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट में प्रकाश की चाल बराबर 3 × 10 की पावर 8 बटे के 1.5 करिए, 1.5 से काटेंगे तो 2 × 10 की पावर 8। हमने डायरेक्ट आपको याद कराया है, अगर कांच में प्रकाश की चाल पूछता है तो 2 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड बताते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। सीवी रमन के बारे में निम्न में से क्या गलत है? सीवी रमन के बारे में क्या गलत है मित्र? ये 1954 में भारत रत्न पाए थे, बिल्कुल सही है। इन्होंने 1930 में नोबेल पुरस्कार भी पाया था मित्र, बिल्कुल सही है। 1954 में भारत रत्न मिला था इनको, 1954 में मित्र। अच्छा बताइए, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी और भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी मित्र? नोबेल पुरस्कार की अगर शुरुआत की बात करेंगे मित्र तो 1901 से हुआ था, याद रखेंगे मित्र। और भारत रत्न की बात करेंगे तो यह 1954 से ही शुरू हुआ था, 1954 से ही शुरू हुआ था मित्र। याद रखें 1954 से ही शुरू हुआ था आपका भारत रत्न, है ना? भारत रत्न हो गया और आपका जैसे कि बात करें मित्र आपके पद्मश्री हो गया, पद्म अवार्ड जितने होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सब के सब 1954 से ही शुरू हुए थे, है ना? इस वजह से ये भी सही है, बी भी और ए भी सही है। अगला देखते हैं, उनका जन्म 1988 में तमिलनाडु, बिल्कुल भाई ये तमिलनाडु के ही निवासी थे, है ना? इनके ऊपर एक घटना है, सच्ची घटना है, हम आपको कभी बताएँगे। यह जो सापेक्षिकता जो इन्होंने रमन इफ़ेक्ट दिया था मित्र ना, या वहाँ पे रहने वाले रहते थे तो घूमने-फिरने जाया करते थे। हम बताएँगे कभी इसका। इसका राइट आंसर डी होगा मित्र, क्योंकि 1987 में नाइटहुड की उपाधि इन्हें नहीं दी गई थी। याद रखना। जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके उसे क्या कहते हैं मित्र? हमने आपको बताया 3 बॉडी होता है, एक ओपेक होता है, एक ट्रांसल्यूसेंट होता है, एक ट्रांसपेरेंट होता है। जो ट्रांसपेरेंट होता है इसमें से पूरा का पूरा प्रकाश किरण वापस चला जाता है, मतलब आप ग्लास ले लीजिए, शीशे का ग्लास में से देखेंगे इस पार से उस पार सब कुछ झलकेगा। लेकिन ट्रांसलूसेंट जो होगा मित्र, इसका मतलब ये होगा जैसे कागज ले लीजिए, कागज को तेल में डुबा दीजिए, फिर तेल से बाहर निकालेंगे तो धुंधला-धुंधला दिखाई देगा। ऐसे पदार्थ को हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं, जो प्रकाश थोड़ा-मोड़ा इधर-उधर होता है, झलकता हुआ दिखाई देता है। और ओपेक मतलब ईंटा, पत्थर, बर्तन, थरिया, लोटा, गिलास ये सब हो गया। जैसे कि उसके गिलास मुँह के पास लगा लो और उधर आपका भाई हो, तो भाई को देख पाओगे क्या? नहीं ना देख पाओगे मित्र, तो यही चीज़ हो गया। तो ओपेक इसमें क्या पूछ रहा है, सामग्री से रोशनी पारित हो सके क्या कहते हैं? पूरा का पूरा पारित हो जाता है तो उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं, सी कहते हैं। टिंडल प्रभाव प्रकाश से संबंधित है भैया, किससे बता देंगे? प्रकीर्णन से संबंधित है मित्र, है ना? प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? प्रकाश की गति अधिकतम मित्र निर्वात में होती है ना? पता है कि नहीं? यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर हो तो इसकी फोकस लंबाई कितनी होगी भैया? यह बता रखे हैं मित्र, इसको आप निकाल सकते हैं आराम से, F इक्वल टू P/2 से, P इक्वल टू F/2 से, है ना? ये हमने बता रखा है, R इक्वल टू F/2 और एफ इक्वल टू, देखिए आर इक्वल टू एफ बाई टू, इनमें से क्या दिया है हमें? तो वक्रता त्रिज्या कितना दिया है? 6.2 दिया है, 6.2 दिया है तो आप इसको निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? सी आ जाएगा, 3.1 काट लीजिए, 6.2 बटे के 2, 2 3 6.1, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। हमने बता दिया भाई, एफ इक्वल टू आर बाई टू या फिर आर इक्वल टू, है ना? एफ इक्वल टू आर बाई टू, वक्रता त्रिज्या इतना दिया है, एफ इक्वल टू आर बाई टू, यानी कि आर की वैल्यू 6.2 बटे 2 कर देंगे, एफ की वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट 77, दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना किसके प्रभाव से होती है? दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना किसके प्रभाव से होती है? अगर दो माध्यमों पे मुड़ रहा है मतलब अपवर्तन होगा, जाहिर सी बात है भाई। दो माध्यम पे मुड़ रहे हैं मतलब कि सघन से विरल में आ रहा है, इस तरह से समझ जाइए, है ना? प्रकीर्णन नहीं होगा, परावर्तन नहीं, इसका अपवर्तन होगा मित्र, रिफ्रैक्शन। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है मित्र? आकाश नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में प्रकीर्णित हो रहा है, यानी कि धूल कण बहुत ज्यादा हैं, यानी कि राइट आंसर हमारा सी होगा। इसमें से याद रखिए, क्योंकि जो श्वेत प्रकाश होते हैं में नीले रंग की तरंगदैर्ध्य अपेक्षाकृत निम्न होती है, इस वजह से वह हमारा प्रकाश नीला दिखाई देता है, इस वजह से याद रखेंगे मित्र ना। चलिए नेक्स्ट, जब किसी वस्तु को सी और एफ के बीच, मतलब सी और एफ के बीच, ध्यान दीजिएगा मित्र, सी और एफ यानी कि आपका सेंटर, आपका कार्य मतलब सी और एफ फोकस के बीच में रखा गया है, तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी भैया? अवतल दर्पण में वो उसकी आकृति कहाँ बनेगी? सी के बाद बनेगी, यानी बहुत बड़ा बनेगी भाई, जाहिर सी बात है, सी के बाद बनेगी, है ना? सी के बाद बनेगी, अवतल दर्पण की बात कर रहा है। दर्पण में हमेशा जो आभासी प्रतिबिंब होता था वो बहुत बड़ा बनता था और दर्पण के दूसरी तरफ बनता था, यानी कि सी होगा, सॉरी डी होगा इसका राइट आंसर। अगला देखिए 80, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी
दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है तो अत्यधिक आवर्धित होता है मित्र। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए भैया मित्र, अभी हम 9 पेज पर ही पहुंचे हैं, अभी 20 पेज बचा है, 10 पेज बचा है, मतलब क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा है, हम 100 तक कराएंगे। इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, आपको पीडीएफ के रूप में दे देंगे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। किसी वस्तु को गोलाकार अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित उसके प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी मित्र। जाहिर सी बात है, फोकस पर मतलब गोलाकार अवतल दर्पण है, कोई वक्रता केंद्र में रखे जाने पर वह उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित उसकी प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? तो मित्र वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर जब है तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, बराबर बनेगा, है ना? अवतल दर्पण है तो मित्र ज़ाहिर-सी बात है, आप समझ सकते हैं, बराबर ही बनेगा ना भाई। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी अवतल दर्पण की बात कर रहा है ना, सही है। अवतल दर्पण की बात करेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वह उसके बराबर बनेगा, यही तो होगा भाई। नेक्स्ट किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होती है, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है मित्र? इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जाहिर सी बात है, इक्वल टू r/2, यानी कि राइट आंसर सी होगा 82 का। 83 देखिए, 83 में क्या बोल रहा है, को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। किसको अभिसरण दर्पण, मतलब हमने बताया अभिसारी और अपसारी। अभिसारी का मतलब कि उत्तल लेंस और अवतल दर्पण हमने बता रखा है भाई, और अपसारी मतलब फैला देना, मतलब कि उत्तल दर्पण और अवतल लेंस, दोनों में कॉम्बिनेशन बना के रखिएगा। अभिसारी, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, याद रखेंगे मित्र। और अपसारी, अपसारी मतलब फैलाना, फैलाने का मतलब उत्तल, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस। ठीक है ना, इसमें राइट आंसर क्या होगा, बी का, बी का, बी का, बी बी बी, यानी 83 का बी होगा, अवतल दर्पण। भैया लेंस की बात ही नहीं किया है इसमें, नहीं तो फिर अवतल दर्पण इसमें क्या बोला है, अभिसारी की बात करिए, अभिसारी की बात करेगा तो अवतल, याद रखेंगे मित्र, अवतल और अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, उत्तल लेंस है ही नहीं इसमें, तो जाहिर सी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। दर्पण समीकरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो बी, सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से ही मापा जाता है। बिल्कुल सही बात है, सभी दूरी हमने बता रखा है मित्र। बाएं की दूरियां निगेटिव, दाएं की दूरियां पॉजिटिव, हमने बता रखा है मित्र। सारी दूरियां पी से ही मापा जाता है, पोल से। दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होता है। आभासी भी हो, बड़ी भी हो, जाहिर सी बात है भैया, कौन सा दर्पण होगा, तो भैया यह हमारा अवतल दर्पण ही होगा। उत्तल दर्पण में छोटा आभासी बनता है, अवतल दर्पण में 6 प्रतिबिंब बनते हैं। लास्ट वाला जो एफ और पी के बीच रखा जाता था तो बड़ा बनता था, हमने बता रखा है 85 का। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। इसमें क्या बोला है? छवि निर्मित करता है आभासी, बड़ी और समान आकार का। समान आकार बोल रहा है मित्र, तो थोड़ा-सा यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। समान आकार बोल दिया ना, जब समान आकार बोलेगा, जब बड़ा बनने की बात करेगा, मतलब समान आकार की बात नहीं करेगा, बड़ी और समान आकार दोनों बोल रहा है इसमें, तो राइट आंसर इसका समतल होगा मित्र, समतल होगा। इसमें बड़ी काट दीजिएगा तो, बड़ी इसका काटिएगा, बड़ी नहीं, इसमें यहाँ पे बड़ी नहीं रहेगा मित्र, यहाँ पे सिर्फ समान आकार रहेगा, यानी कि समतल होगा भाई, समतल। समतल में भाई समान आकार, ऐसा थोड़ी है कि हम अपना फेस देखते हैं तो हमारा फेस बड़ा-सा हो जाता है, कुल भालू का आकार का, या फिर बहुत बड़ा डरावना हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। समतल में हमने बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं। अगर समतल दर्पण के सामने हमें पूरी अपनी प्रतिबिंब देखनी है, तो यानी कि अपनी ऊँचाई का आधा अपने ऊँचाई का आधा शीशा होना चाहिए, तो उसमें हम पूरा प्रतिबिंब देख लेंगे। अगर हम दर्पण के सामने जितनी दूरी पर हैं, उतनी ही दूरी पर हमारा इमेज दर्पण के अंदर बनेगा मित्र, याद रखना। अगर दर्पण के सामने हम x किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ के आ रहे हैं, तो दर्पण के अंदर 2x किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ता हुआ दिखाई देगा। अगर दर्पण के सामने कोई वस्तु को हम ट्विस्ट कर रहे हैं थीटा कोण पर, तो वह दर्पण के अंदर 2 थीटा पर घूमता हुआ दिखाई देगा। ये सारी बातें हमने बता रखी हैं मित्र। अगला देखिए 86, एक सक्रिय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्री होता है। परावर्तन अंदर की ओर, परावर्तन अंदर की ओर बात कर रहे हैं तो अवतल दर्पण होगा, जाहिर सी बात है मित्र, हमने बता दिया है। आपको फिर से फिगर बना देते हैं, देखिए ऐसे परावर्तन मतलब कि अंदर आए यह, और ऊपर कलई किया हो तो अवतल दर्पण था। उत्तल दर्पण में क्या था मित्र, बाहर प्रकाश किरणें आती थी और अंदर की तरफ कलई, बस 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ सही है, अंदर की तरफ कलई हुआ करती थी। ये अवतल दर्पण था, सॉरी उत्तल दर्पण था। उत्तल दर्पण में अंदर की तरफ कलई, अवतल दर्पण में बाहर की तरफ कलई, इस बात को याद रखना। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता है, क्या है भैया, समान आकार, सीधा, पार्श्व और पार्श्व तौर पर उल्टी आभासी। बिल्कुल पार्श्व तौर पर उल्टी का मतलब ऐसा थोड़ी है कि आप देखते हो कि आपका बायां हाथ जिधर होता है, क्या शीशे में बायां हाथ उधर ही होता है, नहीं ना भाई, बायां हाथ दूसरी तरफ होता है। जैसे आपके सामने कोई खड़ा हो जाए तो उसका बायां आपका दायां होगा, उसका दायां आपका बायां होगा, यही तो होता है। बिल्कुल ऐसे ही प्रतिबिंब बनता है मित्र, समान बात है, यानी कि ये इसका राइट आंसर होगा। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा होती है, किसी समतल दर्पण द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब हमेशा 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 मित्र आभासी और सीधा होता है मेरे बेटो। चलो अगला चलते हैं। 89, उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किसमें किया जाता है मित्र, बता देंगे, वाहनों में रियर व्यू मिरर यानी कि साइड मिरर में देखने के लिए। यानी कि मित्र क्या होगा उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण का एक जगह और यूज करते हैं मित्र, स्ट्रीट लैंप में, जो फुटपाथ पर लैंप लगे होते हैं, जो बहुत ज्यादा रोशनी करते हैं, फैला देते हैं वहीं के वहीं रोशनी को, तो बता देंगे ए सही होगा इसका राइट आंसर। अगला
मित्र जो पानी में बुलबुला बनता है उसमें कौन सा लेंस होता है? अच्छा, तो बता देंगे मित्र उसमें अवतल लेंस होता है ना? अवतल, उत्तल नहीं, अवतल लेंस होता है। गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है? गोलाकार दर्पण का वक्रता का केंद्र क्या होता है मित्र? 90 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए हो जाएगा। यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण का भाग होता है, यानी ए राइट आंसर होगा मित्र इसका। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? सर्च लाइट का परावर्तक मित्र अवतल दर्पण होता है। हमने बहुत बार चिल्ला चिल्ला के बताया मित्र, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ईएनटी, ईयर, नोज, टीथ सब में, मतलब ये सब डॉक्टर यूज करते हैं मित्र, याद रखना है। पानी से भरे एक गिलास में रखी बिंदु नींबू की ऊपर दिखाई देता है, अपनी वास्तविक जगह से ऊपर दिखाई देता है, यानी इसका राइट आंसर सी होगा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण मित्र हमने बता रखा है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का दीर्घ वृत्ताकार दिखने का क्या कारण है मित्र? 93 नंबर का प्रश्न देखिए मित्र, क्या कारण है मित्र? अपवर्तन का कारण है, हमने बता रखा है मित्र, इसको याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट 94, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा हो जाता है। विरल से सघन में आ रहा है, जाहिर सी बात है धीमा होगा। धीमा होने के कारण वो नॉर्मल की तरफ झुक जाता है। मित्र याद रखना, जब विरल से सघन में आता है प्रकाश किरण, नॉर्मल की तरफ झुक जाता है, उसकी गति धीमी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नॉर्मल की तरफ झुक जाना, यानी कि 94 का जो राइट आंसर होगा डी होगा मित्रों, डी डी डी। 95, प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है, वह झुकता है। पानी से ग्लास तक जाती है, अब पानी से ग्लास तक जाती है। जब पानी से ग्लास तक, पानी भी विरल माध्यम है, ग्लास सघन माध्यम है, तो जाहिर सी बात है वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। अभिलंब की तरफ झुक जाएगा, उसकी गति धीमी हो जाएगी, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा मित्र? सी होगा। समान की और धीमा हो जाती है, मतलब सामान्य की ओर और धीमा हो जाती है, यानी कि सी होगा मित्र राइट आंसर इसका। 96, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र की ओर क्या कहा जाता है मित्र? इसको कहते हैं भैया पोल कहते हैं। ज़ाहिर-सी बात है मित्र, केंद्र को क्या कहते हैं? पोल ही कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। हमको पता है भैया, हमने बता रखा है उसको बोर्ड पर आकर। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटा है तो दर्पण का आकार है मित्र। मतलब आपके आपसे छोटा है तो ज़ाहिर-सी बात है उत्तल दर्पण होगा मित्र, सीधा ही देखते हैं ना आप, तो आपसे छोटा दिखता है। उत्तल दर्पण में ही तो ऐसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब छोटा दिखाई देता है और अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है मित्र, आपको पता है कि नहीं? नेक्स्ट 98, 98 देखिए, गोली दर्पण की अवधारणा क्या है? गोली दर्पण की अवधारणा है प्रकाश का परावर्तन मित्र, हमने बता रखा है मित्र, इसको याद रखना है आपको। 99 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? इसमें देखेंगे डी वाला, वक्रता त्रिज्या अफोकल लंबाई की दोगुनी के बराबर होती है भैया। एफ इक्वल टू आर बाई टू, एफ इक्वल टू आर बाई टू, एफ इक्वल टू आर बाई टू, आर बाई टू कहिए या फिर आप कहिए आर इक्वल टू टू एफ कहिए, तो वही तो बोल रहा है, जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकल का दोगुना होता है, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा मित्र। अगला देखिए, दर्पण का सूत्र बता दीजिए भैया। दर्पण में याद रखिएगा बीच में प्लस होता है, 1 भी प्लस 1 यू, यह नहीं होगा। 1 भी, यह भी नहीं होगा। 1 भी प्लस 1 यू सी होगा। और लेंस की बात करेंगे, 1 यू सॉरी 1 भी माइनस 1 यू बराबर 1 एफ हो जाता है भैया, ये लेंस का है। और दर्पण का क्या है यह? अच्छा, लेंस का फोकस वाला जो फार्मूला मिलता है उसका मेकर, लेंस मेकर फार्मूला जो होता है, लेंस के फोकस मेकर फार्मूला क्या होता है बता देंगे मित्र? ये जो अपर्तनांक -1 इंटू 1/r1 -1/r2 हमने बता रखा है मित्र आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट, बस इतना था मित्र। बहुत सारे प्रश्न हैं मित्र, आप इसको सारा का सारा आप टेलीग्राम पर हम दे देंगे, पीडीएफ पूरा का पूरा आप डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं, कर सकते हैं मित्र, है ना। जैसा होगा, अगर आप नहीं देख सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, देखिए आंसर दिया है इस वजह से हम आपको बोल रहे हैं, अन्यथा आपको नहीं बोलते मित्र। 100 प्रश्न हमने जितना जैसे किया है वैसे आप सारा का सारा लगभग 150 प्रश्न और हैं, 250-300 के प्रश्न आसपास में हैं, तो कहीं भी किसी भी एग्जाम में आप अप्लाई कर सकते हैं मित्र। ऐसे ही सारे लेक्चर पाने के लिए अब अगला लेक्चर जो आएगा मित्र आपका विद्युत पर लाएंगे। पहले विद्युत पर मैराथन क्लास लाएंगे थ्योरी का, फिर उसके बाद उसी पर जिस प्रकार से यह पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वैसे ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आएंगे, जिससे कि आपको किसी भी एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना आए मित्र। चाहे आपका डीएलएड हो, चाहे आपका यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज प्लीज, हम भैया बहनी हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग अपने घर में जितने भी मोबाइल्स हैं, जितने भी आपके पापा के, मम्मी के, भैया के, दीदी के, बुआ के, फूफी के, जितनी भी मोबाइल है, सबसे सब्सक्राइब करें चैनल को, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। हम आपके लिए जब इतना कर सकते हैं तो आप हमारे लिए क्यों नहीं कर सकते मित्र? आप करिए, इस काम को सिर्फ आप कर सकते हैं, और अपने मित्रों को बताइए कि सारे क्लास यहाँ पे चल रहे हैं। रोज सुबह जीके का डोज आ रहा है, आपका मैथ मैराथन अभी आएगा मित्र, है ना। मैथ का मैराथन आएगा जिसमें आयु वाला प्रश्न होगा जो सारे एग्जाम्स के लिए होगा। धन्यवाद मित्रों।